रंग बरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीति रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश। रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो, पधारो मार देश। केसरिया बालमा मुझे पधारो, पधारो मारा देश, देश रे पधारो मारा देश। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ पधारो मारे देश। आज का एपिसोड हम नाम करें शिगर के। शिगर गिलगित बल्तिस्तान का एक बहुत बड़ा जिला है और इसे कहते हैं गेटवे टू K2, माशाब्रूम 1, माशाब्रूम 2। हम आपको शिगर लेके जाएंगे और शिगर में बहुत से तारीखी मकामात हैं, हम वहाँ की भी सैर करेंगे और वहाँ के जो देहात हैं, वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, वहाँ की जो सकाफत है, ट्रेडिशन है, वहाँ पर जो कदीम मस्जिद है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि यहाँ के लोग किस तरह एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कितने मेहमान नवाज हैं, मिलनसार हैं। वहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे तो तभी जाके पता लगेगा। और जब हम स्कर्दू से निकलते हैं शिगर की जानिब, तो सबसे पहले आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आता है। रोड खुलता है, आपको दूर इंडस बहता हुआ भी नजर आता है, फिर वो आपके करीब होता चला जाता है और अचानक जब एक ब्रिज क्रॉस करते हैं तो आपके सामने आ जाता है एक डेजर्ट, जिसे कहा जाता है सरफ्रंगा डेजर्ट। आप भी सोचते होंगे कि जब नॉर्दर्न एरियाज की बात की जाती है तो जहन में आता है K2, जहन में आता है नांगा पर्वत, माशाब्रूम 1, माशाब्रूम 2, बड़े बड़े पहाड़, ब्रॉड पीक 1, ब्रॉड पीक 2। तो ये डेजर्ट कहाँ से आ गया? जी हाँ, कुदरत का ये शाकार डेजर्ट जो दुनिया के हाई अल्टीट्यूड पे पाए जाने वाले चंद एक डेजर्ट्स में इसका शुमार होता है। सरफ्रंगा डेजर्ट में बहुत सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी की जाती हैं एडवेंचर रिलेटेड, जिसमें सबसे ज्यादा मशहूर यहाँ पे एडवेंचर डेजर्ट जीप रैली है, जिसका इनेकाद हर साल किया जाता है, जिसे पूरे पाकिस्तान से जीप लवर्स आते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग भी यहाँ पे की जाती है और अब तो ये भी हुआ है कि यहाँ पर बाइक्स भी आ चुके हैं जो कि आप सैंड में चलाते हैं और आप एंजॉय करते हैं। अच्छा, मौसम अप्रैल मई में जब यहाँ पे ये सफारीज कराई जाती हैं, जब यहाँ पर रैलीज कराई जाती हैं, तो मौसम बड़ा औसम होता है। हवा चलती है, हल्की हल्की उसके साथ रेत भी उठती है, मगर ये है कि आपको गॉगल्स पहन के आना चाहिए। सरफ्रंगा से आगे इस वक्त तो ये लमसा है, यहाँ से लमसा गांव शुरू होता है जो पहला गांव है शिगर का, और एक खूबसूरत नज़ारा मेरे पीछे आप देख सकते हैं। आगे आगे देखते हैं क्या क्या हुस्न के नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे। शंग्रीला स्ट्रीम के किनारे थरेला ग्लेशियर से जो स्ट्रीम आती है, कुदरती माहौल में फोंक खर यानी कि शिगर का फोर्ट। फोंक से मुराद चट्टान होती है और खर से मुराद कला होती है। ये जो यहाँ के राजा थे, ये उनकी रहाइश गाह थी। राजा हसन अमाचा, उन्होंने 1634 में इस कला की तामीर की थी अपने रहायशी मकासद के लिए, और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहते थे। एक बहुत ही खूबसूरत फोर्ट है जी। इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे इसके फ़र्श हैं वो अखरोट के बने हुए हैं,
बेहतरीन किस्म का वुडवर्क हुआ है। शिगर में जब भी कोई आता है तो इस कुदरती माहौल में, इस खूबसूरत पैलेस में वो ज़रूर आता है। और अभी हमें शबीर भाई भी ज्वाइन करेंगे जो हमें डिटेल बताते चलेंगे इस फोर्ट के हवाले से, और यहाँ पर जो आर्ट और क्राफ्ट और जो सकाफत, जो हिस्ट्री बिखरी पड़ी है वो हमें बताएंगे। शिगर फोर्ट की सहन में आप स्टैंड हैं। यहाँ से शिगर फोर्ट की जो हिस्टोरिकल पोर्शन ऑफ द फोर्ट है सिर्फ यही बिल्डिंग है। एंड लोकली इस बिल्डिंग को हमारी लैंग्वेज में फोंखर के नाम से पुकारा जाता है। फोंखर आप देखें इस बड़ी चट्टान को कहते हैं, एंड खर मीन्स फोर्ट और पैलेस को कहते हैं। इस पत्थर की जो सरकम फ्रेम है अप्रॉक्सीमेटली 50 फीट थ्रू आउट द फाउंडेशन ऑफ द फोर्ट, और इसकी जो हाइट है वो मोर देन 50 मीटर। फोर्ट का फर्स्ट पोर्शन इसके ऊपर बनाया गया था 1634 सेंचुरीज में। राजा हसन खान अमाचा ने, वो शिगर का रूलर था, तो वक़्त के साथ साथ इसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो हमारी जो रिसेंटली राजा साहब ने, राजा आज़म खान साहब ने, इनकी घर जो है गेट से बाहर है, इन्होंने इस फोर्ट को डोनेट कर दी थी पीपल ऑफ बल्तिस्तान के नाम पर। कम्युनिटी को गिफ्ट कर लिया था। 1999 में आगा खान कल्चरल सर्विसेज की टीम ने यहाँ पे सर्वे करने के बाद इसकी खस्ता हाली देकर राजा साहब से बात करके इन्होंने इस फोर्ट की रिहेबिलिटेशन स्टार्ट की थी, एंड 2004 में ये एज ए कल्चरल होटल कंप्लीट हो गई है। ये मेन एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट है। अब ये जो इस पे काम हुआ ये 400 साल से काम हुआ है। 400 years old इस वुड के बारे में मुझे बताएं। ये वॉलनट्स का वुड है, अखरोट का वुड है, अखरोट की लकड़ का बना लकड़ हुआ से बनाया हुआ है। इसमें हैंड कार्विंग हुआ है, वो सारे जो है लोकल कारीगरों ने जाके किया गया है। आप इसके अंदर तशरीफ लाएं। इसके साथ आप देखें सर, ये जो वॉल का जो स्ट्रक्चर है ये टोटली हमारी लोकल स्ट्रक्चर है। ये आपको जहाँ भी बने हुए नज़र आएंगे हमारी लोकल कारीगरों ने जाके बनाई गई है। इसमें मड भी है, स्टोन भी है, वुड भी है। देखिए से आप वाच टावर के ऊपर खड़ा है। यहाँ से राजा साहब की सिक्योरिटी गार्ड स्टैंड होकर मेन गेट के ऊपर नजर रखे जाते थे। इसके अलावा ये वेंटिलेशन पर्पस के लिए भी यूज़ होती थी। इसको अभी कन्वर्ट किया रिसेप्शन ऑफ द फोर्ट में। हसन खान अमाचा ने सर इस फोर्ट को बनाने के लिए मुख्तलिफ कारीगरों की खदमात हासिल की थी, जिसमें कश्मीरी कारीगर्स भी था, लोकल कारीगर्स भी थे, एंड तिब्बतन कारीगर्स भी थे। इन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ मजहबी पैटर्न्स बनाई गई हैं, जो कि ये सारे मज़ाहिब इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। तो इसमें से ये जो फर्स्ट जो पैटर्न्स है ये रिलीजियस पैटर्न था, बुद्धिज़्म है, जो कि चाइनीज स्नेक्स बना हुआ है, और ये अशोका है, अशोक चक्र हिंदुज़म का रिलीजियस पैटर्न्स है। इसके साथ ये इस्लामिक रिलीजियस पैटर्न्स है। चूँकि दो फाख्ते एक फूल को सूंघ रहे, इसका मतलब अमन और मोहब्बत की अलामत है। ये भी बुद्धिज़्म का साइन है। ये लोटस बना हुआ है। इससे आगे वाला सनफ्लावर्स है, जुरतुशिज़म का रिलीजियस पैटर्न्स है। इसके ऊपर भी बड़ा हैवी वुड वर्क हुआ है। ये भी कार्विंग हुई है, सब अखरोट की लकड़ से बना हुआ है। एक्चुअली ये इनका सुप्रीम कोर्ट था, तो यहाँ पे राजा की तख्त होती थी, तो लोग अपने प्रॉब्लम लेकर राजा के सामने आते थे और इनसे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करके चले जाते थे। सो इसमें ये इनका ऑफिस भी था और इसमें आइडेंस हॉल का काम भी होती थी, इसमें दरबार भी लगते थे। अभी इसको कन्वर्ट किया है म्यूज़ियम ऑफ द फोर्ट में। इसका ये जो वुड वर्क आप पूछ रहे हैं, ये टोटली लोकल स्ट्रक्चर है। ये जुनिपर ऑफ वुड है, जो ब्लैक वंस है। क्योंकि ब्लैक वंस का एक मैकेनिज्म थी यहाँ की सर, क्योंकि यहाँ पे रंग रोगन तो नहीं होती थी डेट टाइम, तो इसकी रिप्लेसमेंट में आफ्टर बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, इसको एक शोले के जरिए स्मोक सेपरेट किए जाते थे, सेपरेट किए जाते। इससे ये फ़ायदा होता है, इसमें फंगस नहीं लगती, दीमक नहीं लगती, और ये 400 साल 500 साल के लिए प्रिजर्व हो जाती है। ये जो डिज़ाइन है स्टार ऑफ पैटर्न्स है, ये फ्लावर्स का पैटर्न्स है, बड़ा खूबसूरत सर। यहाँ पे सन का पैटर्न भी बना हुआ है, यहाँ पे छोटे मोटे सन इन स्टार ऑफ पैटर्न्स, एंड दिस इज द डोर ऑफ द कबर्ड। ये इसका वुडन लॉक सिस्टम है सर। इसके अंदर भी एक चाबी हुआ करते थे, जिसके 3 दान हुआ करते थे, 3 फोक। इसको यहाँ से 3 दफ़ा प्रेस करने के बाद ही ये लॉक हो जाती थी। अच्छा। अगर आप इसको 2 दफ़ा या 4 दफ़ा या 5 दफ़ा प्रेस करते थे, ये लॉक नहीं खुलती थी। ये इसका पासवर्ड था। अच्छा। इसके साथ ये हेड बोल्ट ऑफ द बेड है। बेड का ऊपर का हिस्सा बहुत मज़े के बेड थे इनके कमरे में। सो इसका लोअर पोर्शन वाज टोटली ब्रोकन। दिस इज द ऊपर पार्ट ऑफ द बेड। सर आप यहाँ ये कॉरिडोर से गुजर रहे, तो आप ये देखते हुए चलें, ये दिस इज़ द स्टोरेज बॉक्सेस फॉर ग्रेन्स फॉर फ्लोर। ये स्टिल हमारी घरों में यूज़ होते हैं। हम इसमें आटा रखे जाते हैं, आटे को थोड़ा सा प्रेस करके रखे जाते हैं, फिर एक साइड से टेक बॉक्सेस पड़े हुए, हर तो इसमें ह्यूमिडिटी नहीं जाती। ये अनाज के लिए यूज़ किए जाते थे, गंदम वगैरह के लिए।
सर ये आप राजा साहब के रेजिडेंस की लॉन में आप खड़े हैं, तो यहाँ से आप देखें ये अजान ऑफ प्लेसेस थी। यहाँ पे ये जो हिस्टोरिकल वॉल है जी जी। इसके ऊपर चढ़कर अजान दी जाती थी। अच्छा, आप मुझे टेरेस के बारे में बता रहे थे कि टेरेस चलते हैं। आए आमुन रशीद साहब आए, आप शिगर फोर्ट की टेरेस से शिगर का नज़ारा करेंगे। बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ से आप पूरा शिगर के खूबसूरत व्यू को देख सकते हैं। माशाअल्लाह। इसमें आप ज़्यादा आपको जंगलात नज़र आएंगे, सब्ज़ा नज़र आएंगे और ग्रीनरी आपको यहाँ से नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही आप देखें शिगर फोर्ट की टेरेस से शिगर के सबसे हाईएस्ट माउंटेन आप यहाँ से देख सकती हैं, जो कि इस सफ़ेदे की दरख्त के पीछे आपको नज़र आ रहे हैं। ये इस इलाके के सबसे हाईएस्ट माउंटेन है जो कि हिस्टोरिकल है। इस माउंटेन को खुसरगंज कहा जाता है हामुन साहब। इसकी खुसरगंज की जो हाइट है 6950 मीटर्स अबव सी लेवल है। इसके पीछे केटू एंड गशाब्रूम एंड मशाब्रूम एंड टंगो टावर सिचुएटेड, क्योंकि शिगर जो है गेटवे ऑफ द केटू माउंटेन है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। पधारो मारे देश। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? फिट हैं? ठीक ठाक हैं? अरे वाह, ये किन तकल्फात में पड़ गए गुलाम मोहम्मद भाई। बस कोई मसला नहीं सर हैं? आपके लिए। मैं तो बड़े सुकून से बैठा हुआ था, आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आगे जाऊं। ये ताज़ा ताज़ा आपने बनवा लिया। जी सर, ताज़ा बनाया सर आपके लिए। आप हमारा मेहमान है सर। अच्छा, बात करने लगा था गुलाम मोहम्मद भाई से और ये अचानक इन्होंने यहाँ के रवायती जो पकवान है वो मेरे सामने ले आए हैं। गुलाम मोहम्मद साहब हमारे साथ इस सफ़र में चल रहे हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ से गुजर रहे हैं तो क्यों ना मेरे गांव चलते हैं। हम इनके गांव चले आए तो इन्होंने चंद मिनट्स में, क्योंकि हम बताए बगैर आए हैं, अपनी मेहमानदारी के तौर पे ये हमारे सामने चाय का सामान रखा। गुलाम मोहम्मद साहब, जी सर। ये जो मेरे सामने आपने खुराक रखी है, जी सर। इस रोटी को क्या बोलते हैं? इसको हम बस्ती में हम अज़ोक कहते हैं सर। हज़ोक। अज़ोक है सर। जी सर। ये कैसे बनती है? ये देसी आटे से खमीर बनाते हैं सर, हाँ। तो 10-15 मिनट में रखते हैं, फिर इसको बनाते हैं सर। अच्छा, इसको मैं चखूँ फिर मुझे पता लगेगा। जी सर। नमकीन कैसा है। लगा? जी सर। अच्छा, मैं समझा मीठी है। वैसे इसकी शक्ल मीठी लग रही है। इसे क्या बोलते हैं? इसको हम बस्ती में किसिर कहते हैं सर। किसिर। जी सर। ये कैसे बनती है? ये भी आटे से ही बनते हैं सर, बहुत जल्दी बनाने वाला चीज़ में से अच्छा, ये बनते हैं नरम है? सर। जी सर। वो तली हुई है। जी सर, वो सख्त तो जैसे अब ये रोटी है, ये बहुत ही नरम है। अब मुझे बताया गया कि इस रोटी को आप पका के रख भी दें, 3-4 दिन पड़ी रहे तो ये रोटी जो है उसके बाद भी खाएंगे बड़ी लजीज होती जी है। सर। ख़राब नहीं होती खराब सर नहीं इससे। होती जी है। सर। ये आपके अपने गंदम की बनी जी होती सर, है। अपना गंदम है सर। मुझे ये बताएं कि आप जिस जगह पे आए, यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे आपके पहाड़ हैं, बिल्कुल बर्फ पोश पहाड़ हैं, तो यहाँ पे आपके खुद मौसम कैसे होते हैं? बर्फ पड़ती है, बहुत जिंदगी कैसे गुजरती है? बहुत ज़बरदस्त होता है सर। तो अभी गर्मियों में देखो सर, बहुत खूबसूरत जगह है सर इधर शिगर में। खुसूसन हमारा रिसर जो है सर, बहुत खूबसूरत ऊपर देखे सर, जी जी। बहुत खूबसूरत जगह है सर। पहाड़ है, सरसब्ज़ है सर। तो सर्दियों में भी हम एंगीठी लगाते हैं सर कमरों में, तो पहले की तरह इतना बर्फ़ नहीं आते सर। अच्छा, जी सर। कितने फुट यहाँ बर्फ पड़ती है? 2-3 इंच आया है सर इस साल। इस साल? जी सर। अच्छा, पहले कितनी बर्फ आती पहले 1 फुट तक आता था सर। अच्छा। जी सर। जी सर। कितने महीने सर्दी रहती है? 3 महीने होते हैं सर। अच्छा, 3 महीने से सर्दी रहती है। सर चाय पीते हैं सर अमन भाई फिर। हाँ हाँ, प्लीज जी, चाय चाय क्यों नहीं, चाय। ये तो आपका कप है जनाब। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है जी, देसी दूध की बनी हुई चाय, अपने घर की इनकी गाय है उसकी चाय। इसको हम पियेंगे और जब हम चाय पी रहे हैं
तो ऐसे में आपने यकीन देखा होगा मेरी आंखें थोड़ी सी इस तरफ मुड़ी हैं, इनके भाई आए हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। भाईजान का नाम क्या है? अख्तर भाई है सर। अख्तर भाई, उम्र में बड़े हैं आपसे? जी सर। भाई से भी मैं बात कर रहा था कि ज़िंदगी में अगर हम माजी की बात करते हैं तो हमारे बुजुर्गों ने बड़ी सख्तियाँ देखी हैं। तो अब कैसी ज़िंदगी है आपकी और पहले वाली ज़िंदगी कैसी है? आपने ज़िंदगी में कितना फ़र्क देखा है इस इलाके में? पहले जो है ना वो सब काम जो है ना खुद करता था। जैसे पहले जो है ना ये जो खेत के बारे में जी जी जो गंदम लगाते हैं, जी जी। पहला जो है ना वो उसका खाद जो है ना घर का ही होता था। घर का जो है ना गोबर वोबर जमा करके वो खाद निकालता था हम लोग। उसके बाद बारिश में हम लोग ये खाद जो है ना वो एक चोरों होता था, उसके चोरों में डाल के लेके जाता था अच्छा, इधर से अच्छा। जी दूर दूर। ठीक। तो उसके बाद रेड़ा आया, रेड़ा जैसा एक टेढ़ वाला। फिर उसके बाद ट्रैक्टर आया। उसके बाद अभी जो मौसम आ रहा है अप्रैल से कितना मार्च अप्रैल जी जी। मई जून, ये 4 महीने। 4 महीने में आपका जो पहला तैयार हो जाता है। अच्छा। जो अभी आप इधर देख बड़े सकते हैं। लहराते खेत देखे जी, आपने। जी। जी जी। तो जो अलग हो जो पहला तैयार हो जाता है उसके बाद गंदम तैयार हो जाता है। अच्छा तो अभी ये जून जुलाई के आखिर अभी तैयार होने वाला है। अच्छा। जिस जगह मैं बैठा हूँ बाल्तोरो ग्लेशियर जो नॉर्थ पोल से बाहर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वो ये सरजमीन उसी के साथ जुड़ी हुई है। पानी के चश्मे भी फूट रहे हैं, आपको फसल मिलती है। अभी हम जाएंगे इनके साथ, देखेंगे जो भी फसल भी जो उन्होंने मुझे बताया है। लेट्स एंजॉय द कप ऑफ टी। पधारो मारे देश। जब आप शिगर आते हैं तो शिगर में एक ऐसा मकाम है जहाँ पर 1000 साल कदीम मस्जिद पाई जाती है। सैयद अली शाह हमदानी जब ब्रॉल्डो पास से 1000 बरस पहले यहाँ से गुजरे अपने मिशनरीज़ के साथ, तो उन्होंने यहाँ पे इस मस्जिद की बुनियाद रखी। मस्जिद का जितना भी काम है वुडन काम है और बल्ती स्टाइल पे काम है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सैयद मजीद साहब, हमें तो इस मस्जिद की कशिश यहाँ खींच कर लाई है। माशाल्लाह सर। बहुत तारीखी मस्जिद है। जी सर। अमीर कबीर सैयद अली हमदानी जी सर। जब 14वीं सदी ईस्वी में ब्रॉल्डो से पास से गुजरते हुए यहाँ पर आए अपने मिशनरीज के साथ, तो उन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद रखी। और यहाँ पर तो बुद्धिज़्म था। जी सर, उस वक्त यहाँ पे बुद्धिज़्म की हुकूमत थी सर। उस वक्त पहला मुबल्लिग इस्लाम है सर।
जब हम आते हैं नॉर्दर्न एरियाज में तो यहाँ की जो फेवरेट गेम है वो है पोलो। आप कहीं से भी गुजर रहे हो, आप एक पोलो ग्राउंड देखेंगे, शाम के वक्त देखेंगे नौजवान इस हेल्दी एक्टिविटी में मसरूफ होते हैं। यहाँ पे भी एक प्रैक्टिस मैच चल रहा है और प्रैक्टिस मैच को देखते हुए हम भी यहाँ रुक गए हैं और देखें किस तरीके से ये नौजवान इस प्रैक्टिस मैच को भी सीरियसली खेल रहे हैं। तो साथ ही हमें ज़हीर अब्बास साहब से मुलाकात होगी, ये भी पोलो के खिलाड़ी हैं, तो हमने कहा इनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर अब्बास। जी वालेकुम सलाम। ज़हीर अब्बास, जी जी ये तो मर्दों का खेल है। बिल्कुल, पोलो बादशाहों का खेल है और जो है ना खेलों का बादशाह है। और जो पोलो है सदियों पुराना गेम है, बहुत सालों पहले से यहाँ पे खेला जा रहा है और इसकी शुरुआत यहाँ बल्तिस्तान से हुई है। जो पोलो है वो हमारी ज़बान का लफ्ज़ है, पोलो हम किसी भी गोल चीज़ को पोलो कहते हैं हमारी ज़बान में, तो यहाँ इसकी शुरुआत ही यहाँ से हुई है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में के तमाम अज़ला में पोलो खेले जाते हैं और मुख्तलिफ मौके पे यहाँ पे टूर्नामेंट्स होते हैं। अच्छा जी जी। अभी ऐसे ये पोलो की बॉल को हिट कर रहे हैं, तो ये बॉल किस चीज़ से बनी होती है? ये आमतौर पर लकड़ी की गेंद है, लकड़ी की बनी हुई होती है। पुराने दौर में ना इसको बनाने का भी एक तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग होता था, क्योंकि सेफ्टी इक्विपमेंट्स उस दौर में नहीं होते थे। ठीक। तो पोलो को आपकी आंखों के साइज़ के हिसाब से ना नाप तोल के बनाते थे ताकि ये आपकी आंखों को ना डैमेज ना कर सके। अच्छा। जी जी। और ये है कि 2 टीमें होती हैं पोलो के, उसमें 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 2 टीमें होती ठीक है। हैं, आपस में मुकाबला होता है। और यहाँ पे जो फ्री स्टाइल पोलो खेली जाती है इसमें कोई भी रूल नहीं है, आप किसी की स्टिक को भी मार सकते हैं, आप किसी घोड़े को डिस्टर्ब कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है। सिर्फ एक ही रूल है कि ये आप सर के ऊपर से स्टिक नहीं घुमा सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ही रिस्की होता है। जी जी। अच्छा, ये जो घोड़े होते हैं क्या किसी खास नस्ल के घोड़े होते हैं जो आप पोलो में इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल होते हैं। इसमें मिक्स ब्रीड के घोड़े ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, जो थारो और पंजाबी जो मिक्स घोड़े हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि उनमें स्टेमिना ज़्यादा होता है और उनकी समझदारी बाकी घोड़ों की निस्बत बेहतर होती है। अच्छा। जी जी बिल्कुल, इसी तरह इनको कंट्रोल किया जाता है और उनको सिखाया जाता है पोलो। अभी आप देखें घोड़े को जहाँ पे भी गेंद दिखती है वो उसी के पीछे दौड़ता चला जाता है। तो ये समझदारी और उनका स्टेमिना मिक्स होता है। तो ज़्यादातर जो ना थारो ब्रीड जो मिक्स होता है इस तरह के घोड़े पोलो में इस्तेमाल किया जाते हैं। तो ये जो स्टिक है आपकी, ये किसी स्पेशल वुड से बनती है? जी, ये स्पेशल वुड से बनती है। जो सबसे ज़्यादा मजबूत जो लकड़ी होती है उसका स्टिक बनता है और उसका जो हैंडल है वो भी बड़ा मजबूत होता है। मुख्तलिफ चीज़ों से, ये बम्बू से भी बनाया जाता है और लोकल यहाँ पे लकड़ी है जो सबसे मजबूत है, उनसे भी ये बनाया जाता है। और इसमें ये गेम आप देखते रहें, इसमें 2 टीमें आपस में अभी खेल रही है। एक टीम जब गोल करती है तो फिर साइड जो है ना उसका खुद बहुत चेंज हो जाता है। गोल करने के बाद वो जो खिलाड़ी जिसने गोल किया है वो गेंद को हाथ में लेके हुए आते हैं और घोड़े को भगाते हुए यहाँ सेंटर से हिट करते हैं, इसको हमारी ज़बान में डफक कहते हैं। तो हर गोल के साथ इनका साइड भी चेंज होता जाता है। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी। वो कितना साइज होता है पोल का जिसके अंदर से बॉल जाती है तो गोल होता है? जी जी, ये आमतौर पर जो टूर्नामेंट में जो गोल का साइज़ होता है वो 10 फुट का होता है। जो प्रैक्टिस मैच होता है उसमें कम से कम 15 फुट रखे जाते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी जी। तो इसमें क्योंकि आपकी फ्री स्टाइल है तो फिर फाउल्स ही नहीं है? नहीं है, फिर foul इसमें कॉर्नर होगा या पेनल्टी कॉर्नर? कुछ भी नहीं है कि ये आप उसको एक दफ़ा मारते हैं, एक साइड में मारते हैं, गोल होता है तो ठीक है, उस टीम को बढ़तरी मिल जाती है। अगर आउट चला जाता है उसको हमारी ज़बान में हलचित कहा जाता है। और जब हलचित होता है तो फिर वहाँ पे एक बंदा होता है, वो ग्राउंड वहाँ से बॉल को ना ग्राउंड में फेंक दिया जाता है दोबारा से। तो उस टाइम साइड नहीं चेंज होता और जो टीम पहले 9 गोल करती है तो वो टीम जीत जाती है। अच्छा, ये अच्छा, रूल अच्छा, है। टाइम नहीं है? टाइम नहीं होता इसमें जो पहले 9 गोल करती है वो टीम जीत जाती है। आपने दिलचस्प बात मुझे बताई है कि पहले जिसने 9 का टारगेट हासिल कर लिया, जी जी जी। जैसे हम पॉइंट्स खेलते हैं टेबल टेनिस में या लॉन टेनिस में पॉइंट्स होते हैं तो जी जी जी। ऑलराइट, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो घोड़े हैं, जितने भी नौजवान घुड़सवार हैं, ये घोड़े खुद पालते हैं या कोई क्लब्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्लब का भी है सिलसिला, कुछ जगहों पे है, लेकिन आमतौर पे ना घरों में खुद ही अपना ज़ाती घोड़ा पालते हैं। ये तो काफ़ी खर्चे वाला काम है। बिल्कुल है, अच्छा खासा इसके ऊपर खर्चा है। और घोड़े की कीमत आजकल देखें तो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं आजकल। और बड़े बड़े जो ना घोड़े, इनका जो ना कीमत भी हाई होता है। उसी हिसाब से जो अच्छी नस्ल के जो घोड़े हैं जो स्पेशल पोलो के लिए होते हैं, उन घोड़ों को ख़रीदा जाता है और उनको सिखाया जाता है पहले, फिर उसके बाद उसके बाद फिर पोलो खेला जाता है। चलिए जी, हम पोलो को एंजॉय करते हैं। आपके साथ बड़ा अच्छा लगा शुक्रिया, बात करके।